नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कल पेश हुआ और उस बजट के बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि ये केवल सरकार बचाने वाला बजट है, क्योंकि यहाँ पर केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा बजट मिला है और बाकी राज्यों की अपेक्षा सभी को लेकर कहा जा रहा है कि भेदभाव किया गया है बाकी राज्यों के साथ। और जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, वहाँ पर तो बिल्कुल ही जो है बजट नहीं दिया गया है और भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा और आम आदमी को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। इसके अलावा आज जब संसद में बजट पर चर्चा होनी है, 20 घंटे का दोनों ही सदनों में समय दिया गया है, 20 घंटे राज्यसभा और 20 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी लेकिन आज जब सुबह ही प्रश्नकाल हुआ तो वहां पर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर जबरदस्त बवाल हुआ। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया संसद के बाहर बजट को लेकर और इसके बाद जब अंदर राज्यसभा में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे और बीच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंटरप्ट किया, तो इसके बाद जो है वॉकआउट कर दिया गया सदन से। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और जोरदार हंगामा फिर इसके बाद बाहर भी हुआ। इसके अलावा राहुल गांधी क्योंकि किसानों से मिलना चाहते थे, उन्होंने समय दिया था किसानों को 11 बजे मिलने के लिए संसद भवन परिसर में, उनके ऑफिस में, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। तो इसको लेकर भी खूब हंगामा हुआ। क्या कुछ हुआ है सदन में, क्या कार्रवाई चल रही है, आगे क्या कुछ होने वाला है, इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से संसद के बाहर जो है वो इंडिया का प्रदर्शन हुआ विपक्ष ने। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा जब किसानों से मिलने के लिए क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? रीजन कोई रीजन बता रहे क्या वजह, किसान कैसे, कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल जी, विल यू टेक दिस? इसको सदन सर पहला वीडियो था जिस तरह से विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया संसद के बाहर और ये बजट सत्र जो आज जब सदन सत्र शुरू होने वाला था उसके पहले किया गया और उसके बाद फिर राहुल गांधी को जिस तरह से मिलने से रोका गया, तमाम चीजें हुई। क्या कहेंगे सर इस पे? निधि, सबसे बड़ी बात यह है, इतना अपमानजनक है भारत जैसे कृषि प्रधान देश में और जहां पे हमारे किसानों ने हमारे देश की इज्जत उस समय भी बचाई थी जब कोविड काल था, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर रहा था, -16% की बातें हो रही थी, उस समय एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारे किसानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बढ़ाए रखा था। किसानों का इतना अपमान, अगर ये किसानों का अपमान कर सकते हैं, ये समाज के किसी भी अंग का अपमान कर सकते हैं। एहसान फरामोश लोग हैं ये लोग ऐसे हैं। अगर क्या मान लीजिए राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है वो किसान नेताओं को अपने कक्ष में मिलने के लिए बुलाते हैं, किस आधार पर किसानों को आने से रोका गया? अगर कोई हथियार लेके आते हैं, वो आपके पास सुरक्षा तंत्र है, उनको रोक दीजिए। अगर उसमें कोई ऐसा है जो वांटेड क्रिमिनल है, उसको आने से रोक दीजिए। लेकिन अगर सामान्य किसान है जो एमएसपी की गारंटी चाहता है, जो एमएसपी चाहता है,
जो देख रहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और उसकी कमाई घटती चली जा रही है, और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए विपक्षी नेता के पास जाके अपनी बात कहना चाह रहा है, आप उसको क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको उसकी धोती और उसके कुर्ते से पसीने की बदबू आती है? शर्मनाक है, लज्जाजनक है। ऐसा तो मेरे ख्याल से रावण ने भी नहीं किया होगा, ऐसा तो दुर्योधन ने भी नहीं किया होगा। ये तो इस प्रकार। अच्छा, फिर ये सोचिए, क्या इस बात का दंड मिल रहा है मेरे किसानों को, मेरे देश के अन्नदाताओं को, कि उन्होंने 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ पड़े रहे और 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, और मोदी जी को पहली बार झुकाया। और हिंदुस्तान में मोदी जी जो कहते थे मैं अजेय हूं, मेरे सामने किसी की नहीं चलेगी, जो मनाएगा अडानी को दे दूंगा, जो मनाएगा अंबानी को दे दूंगा, मैं गरीब लोगों के पेट पे लात मार दूंगा, जिसके जो दम में हो करके दिखा दे, और हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाऊंगा। या जो पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते थे, और उसमें आपने शुभकरण सिंह के सिर पे उसकी एक बच्चे की शहादत आपने कर दी। आपने पंजाब की सीमाओं के अंदर घुस के हरियाणा की पुलिस ने वहां अश्रु गैस के गोले दागे, सड़कें खोद दी, सड़कें तोड़ दी, लोगों के ट्रैक्टर्स तोड़ दिए, उनकी कारें तोड़ दी। ऐसी सरकार को निधि एक दिन सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सटीक बात की है, अगर ये किसान नेताओं को अंदर आके नहीं मिलने देंगे तो मैं बाहर जाके मिलूंगा। बिल्कुल देश के हर पीड़ित व्यक्ति को, हर पीड़ित समाज को। अच्छा निधि, अभी बजट पे शोध हो सकता है प्रश्न पूछें, इतने बड़े बड़े दुष्टतापूर्ण काम हुए हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, लेकिन ये जो किसानों के साथ हुआ है, ये एक प्रकार से इतना ज्यादा लज्जाजनक है कि विपक्षी नेता को आप किसानों से नहीं मिलने देंगे। उनको खालिस्तानी कहेंगे, उनको उग्रवादी कहेंगे, उनको नक्सलाइट कहेंगे। हां, अडानी अंबानी जरूर आ सकते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य नहीं आएंगे, मुकेश अंबानी 7 आदमी को लेकर आ जाएंगे, उनकी शादी में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन किसानों की यहां शहादत हो जाएगी, जवानों की शहादत हो जाएगी, आप उनके गांव नहीं जाएंगे, उनके घर नहीं जाएंगे। आप समझते हैं आप जो हैं बायोलॉजिकली बॉन्ड नहीं है, आप परमेश्वर का अवतार हैं। अरे आप परमेश्वर का अवतार नहीं हैं, आप कुछ नहीं हैं। ये किसान जो है, ये है परमेश्वर जो हमें खाना खिलाता है। बाकी हम लोग कुछ कर ले, जितना भाषण दे दें यहाँ टीवी डिबेट्स में आके। निधि 5 दिन खाना न मिले, पता चल जाएगा कहां से एमबीए किया है, कहां से इंजीनियरिंग की है। ये किसान बेचारा पानी में 6-6 इंच, एक घुटने तक पानी में औरतें खड़ी रहती हैं, पुरुष खड़े रहते हैं, 18-18 घंटे काम करता है, सुबह 4 बजे उठता है। उन किसानों का ये जो अपमान हुआ है, इतना लज्जाजनक है और इतना धिक्कार योग्य है। ये राक्षसी प्रवृत्ति का कृत्य है। मैं बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है राहुल गांधी की बातों का असर हो गया है और किसानों ने मुलाकात कर ली है संसद परिसर के अंदर। और अभी जस्ट ये खबर आई है, मैं अपने सामने खबर देख रही हूँ और ये वीडियो भी सामने आ चुका है। तो मैं एक बार वीडियो जो है सुनवाना चाहूंगी, किसानों के साथ राहुल गांधी की बातचीत। तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए।
और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो सर, आखिरकार किसानों ने मुलाकात कर ली है राहुल गांधी से और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उनके तमाम मुद्दे जो है वो संसद में उठाएंगे और संसद में उठाएंगे तो जाहिर तौर पर इस बार इंडिया की मजबूती के आगे हो सकता है कि जो सरकार है वो किसानों पर थोड़ा तो ध्यान दे। देखिए, एक बात राहुल गांधी को और कहनी चाहिए थी, मैं उनको सजेस्ट करता हूं, ये वादा करें, मैं हरियाणा में रहता हूं, हमारे हरियाणा की जनता का कर्तव्य है और उसके बाद बनने वाली कांग्रेस सरकार का कर्तव्य है, जनता का यह कर्तव्य है कि इस दुष्ट सरकार को, हरियाणा की, जिसने सारे जितने भी मापदंड होते हैं मानवता के, उनको कुचल दिया और हमारे किसानों के साथ जो अन्याय किया है, जब यहां कांग्रेस की सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसके बाद जो लोग बदमाश थे, जो पुलिस अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने गोली चलाई है, अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं, उनके यहां जाके उनकी जो वाहन थे उनको जलाया है, उनको तोड़ा है, उनको कठोर से कठोर दंड दें, इतना कठोर दंड दें कि आगे से कोई भी सरकार, हम तो कहते हैं कांग्रेस की सरकार की भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि लोगों के, जनता के जो जनतांत्रिक अधिकार हैं उसका हनन करे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार पराकाष्ठा कर दी है अन्याय की और अत्याचार की, और देश के हर समाज की ऐसी की तैसी कर दी है, इनसे ये बिल्कुल उसी प्रकार के लोग हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 10 साल हो गए सत्ता में, 6 साल सत्ता में अटल जी रहे, 27 साल में 17 साल खुद रहे, और बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो इन लोगों को पहला हरियाणा की जनता का कर्तव्य है कि पंजाब के किसानों के साथ, हरियाणा के किसानों के साथ खड़े रहें और इस दुष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करें। और उसके बाद ये कांग्रेस सरकार का कर्तव्य है, किसानों को जिनकी शहादत हुई थी और पुलिस केस उन पे हुए थे, उनको परेशान किया गया था, उनके पासपोर्ट निरस्त किए गए थे, जो भी कार्रवाई है उसको वापस ले और जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित करे। आगे से किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए अन्नदाता के ऊपर लाठीचार्ज करने की या उनके सिर पे गोली मारने की या उनको परेशान करने की। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे सर। और अब मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनवाना चाहूंगी। जिस तरह से उन्होंने बजट को लेकर जब सवाल उठाया तो क्या कुछ हुआ सदन के अंदर? मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया,
तो मैं कितने गिनूं? ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं। इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं, इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। सरी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, और इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो जिस तरह से कहा कि एक की थाली में पकौड़े और जलेबी है, बाकी सबकी थालियां खाली है, क्या कहेंगे सर खड़गे के इन सवालों? नहीं, उनको भी कोई पकौड़ी और कोई चाट नहीं दी गई है। उनको भी एक प्रकार से नमक मिर्चा दी है कि इसके साथ रोटी खा लो। अरे 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को आप दे रहे हैं। अच्छा सुनिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ। आंध्र प्रदेश में क्योंकि आपकी सहयोगी की पार्टी है, उसको पैसा देंगे। उससे अलग हुए तेलंगाना के पास क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, उसको पैसा नहीं देंगे। बिहार क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी की सरकार है, उसको पैसा देंगे। और इसके बाद आप जो वहां से झारखंड अलग हुआ है क्योंकि वहां पे कांग्रेस समर्थित पार्टी है, उसको पैसा नहीं देंगे। देखिए निधि, वास्तविकता ये है, ये देश का पहला ऐसा बजट है जिसमें क्षेत्रवाद की नींव डाल दी गई है। क्षेत्रवाद की, इसका मतलब यह है, देखिए एक स्टेटमेंट दिया था मोदी जी के, और भक्त लोग तो बाकी कहते ही रहते हैं, सबका साथ सबका विकास। शुभेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उन्होंने कहा नहीं, सबका साथ विकास, सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ उसका विकास। इस बजट से यह प्रूव हो गया है, इस बजट से यह प्रूव हो गया है कि निर्मला सीतारमन ने शुभेंदु अधिकारी की बात को पकड़ लिया है, जो हमारे साथ उसके साथ। क्योंकि राजस्थान के लोगों ने, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी को नहीं वोट दिया, इसलिए उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। देखिए एक जगह खड़गे साहब की बात से मैं सहमत नहीं हूं। खड़गे साहब ने कहा क्योंकि आप कर्नाटका से आती हैं, इसलिए मुझे लग रहा था कि हमें सब कुछ मिलेगा। देखिए आप कहीं से कोई आए, पैसा मिलना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र को उसकी जरूरत के अनुसार। चाहे मैं मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हरियाणा में रहता हूं, लेकिन मैं तमिलनाडु कर्नाटका से भेदभाव नहीं कर सकता अगर मैं ऐसे पद पे बैठा हुआ हूं जहां पे जनता के प्रति मेरा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब वो बंदर बांट करने के लिए आपके घर का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारा पैसा है। और हर प्रदेश को तभी पूरे हिंदुस्तान का विकास होगा। अरे आप सड़कें बिहार में तो बना दोगे, अब बिहार के ऐसा थोड़ी है बॉर्डर के बाद आदमी जो है आगे नहीं बढ़ेगा। वो बिहार से झारखंड जाएगा, वो बिहार से वेस्ट बंगाल जाएगा, वो उड़ीसा जाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान का समुचित विकास होना चाहिए। ये दो प्रदेश क्योंकि उनको भी आपने कुछ नहीं दिया। 15,000 करोड़ से नई राजधानी बन जाएगी क्या आंध्र प्रदेश के अंदर?
मांग रहे थे 50-55 हजार करोड़, दे दिया 15,000 करोड़। अभी देखिएगा वो भी रूठ के बैठे होंगे, 2-4 दिन में उनका रोष भी आपको दिखाई पड़ने लगेगा। जी, बिल्कुल सर। और जिन सहयोगियों को लेकर इन्होंने इतना ज़्यादा ढिंढोरा पीटा है और इतनी बजट पास किया है, और इनको मतलब आप देखिए कि नीतीश कुमार को बोलने तक की बिल्कुल ऐसा कहें कि तमीज़ ही नहीं है। आज उन्होंने इतना शर्मनाक बयान जो है वो विधानसभा के अंदर दिया है। आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, और एक बार मैं अपने दर्शकों को भी सुनवाना चाहूँगी कि वो महिलाओं के लिए किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। सपोर्ट किया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं। सर, नीतीश कुमार के इस तरह के बयान पर काफी शर्मनाक बयान है। वो कह रहे हैं कि महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, तुम चुप रहो। और इस तरह की जो बयान है, क्या लगता है सर कि इस तरह की कई भाषा पहले भी वो विधानसभा में प्रयोग कर चुके हैं, जिस पर बहुत विवाद हुआ है, और फिर भी वो सुधरते नहीं है, बार बार इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए निधि, अभी तक मैं नीतीश कुमार को एक अच्छा व्यक्ति मानता था, और क्योंकि उन्होंने, वो इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, तो मुझे लगता था कि हम लोग इतनी लज्जाजनक और इतनी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते। अपने को बड़ा योग्य समझते हैं क्या? अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं क्या? एक महिला जो विधानसभा के अंदर पहुंची है, अपने क्षेत्र के सहयोग से पहुंची है, वो नेता है, वो सम्मानित सदस्य है, उसको तुम कह के बोलना। और निधि, आप तो ईस्टर्न यूपी की हैं, देखिए संस्कार का अंतर है। वेस्टर्न यूपी के अंदर पिता को भी तू कहा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी के अंदर काशी का पढ़ा हुआ हूं, इलाहाबाद का रहने वाला हूं। हमारे यहां तुम किसी को नहीं कहते। और जो बात खड़गे साहब ने कही थी, खड़गे साहब ने निर्मला सीतारमण को कहा था कि माता जी, तो धनखड़ साहब ने टोक दिया कि माता जी मत कहिए, आपकी बेटी के समान है। संस्कारों का नहीं पता, आप सनातनी नहीं, आपको सनातनी संस्कारों का नहीं पता। नव दुर्गे की पूजा में 12 साल से नीचे की बेटियों को, 7-8 साल की बच्चियों को हम लोग पैर छूते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आप भी जानती होंगी, आपसे कोई पैर छुआता है क्या? नहीं, पहाड़ में छुआते हैं। ये अलग अलग सभ्यता संस्कृति है हिंदुस्तान की। हमारे यहां बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि बेटियों को मां मानते हैं, वो मां दुर्गा का रूप है, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। वो खड़गे साहब ने कहा था, धनखड़ साहब को पता तो है नहीं कोई सनातनी संस्कारों का, और नीतीश कुमार उसी सनातनी परंपरा के अनुसार जिस नारी को मां समान समझा जाता है उसका अपमान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो पहले एक बार ऐसी बातें उन्होंने कर दी थी विधानसभा के अंदर, जो आज तक भूतो न भविष्यति, मतलब ऐसी बात की कल्पना तो 18 साल के बच्चे भी नहीं करते।
जो जवानी के बिल्कुल शुरुआत में होते हैं, जिनके अंदर, वो भी नहीं करेंगे। और यह आदमी जो 65-70 साल का है, पता नहीं क्या इस आदमी की उम्र है, ये मानसिक संतुलन खो चुका है। और इस आदमी को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, उस महिला से और हिंदुस्तान की पूरी महिला समाज से। यह आदमी पागल हो गया है। बिल्कुल सर, उनसे इस तरह की बयान की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। और बाहर जाकर वो जो विधायक हैं वो भी यही कह रही हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मैं चुनी हुई विधायक हूँ। और बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी सर। सर, इस बार के बजट में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, इन तीनों का बजट बढ़ाने की बजाय और कम कर दिया गया है। तो ये ही तीनों जो है बहुत जरूरी चीजें हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, यूथ के लिए और सभी चीजों के लिए। तो इन तीनों चीजों में बजट को कम करके सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दे दिया गया है। पूरा का पूरा बजट ही इन सारी चीजों में वेस्ट कर दिया गया है। अरे वो तो निधि किया गया है इतने। अब एक सोचिए आप, रियल एस्टेट में कैपिटल गेन टैक्स पहले 2 तरीके थे, या तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लीजिए और तब टैक्स दीजिए, और बिना इंडेक्सेशन का बेनिफिट दीजिए और तब टैक्स दीजिए। इन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट ही हटा दिया। कल्पना कीजिए निधि, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने लखनऊ के अंदर 1000 गज का प्लॉट 10,000 रुपए में खरीदा था, और खरीदा ही होगा, उस जमाने में यही रेट थे। आज अगर आपके पिताजी या आप उसको बेचना चाहेंगे और 3 करोड़ में बेचेंगे, आप 12.5% टैक्स देंगे, लूट जाएंगे आप। उससे क्या होगा? ब्लैक इकोनॉमी बढ़ेगी, कैश का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, लोग टैक्स बचाने के लिए कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे। सोने पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, सोना चांदी सस्ता हो गया। इसका माने सोना चांदी खरीद लीजिए, खरीद लेंगे लोग, सस्ता हो गया खरीद लेंगे। बेचेंगे तो टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। अरे मतलब हद हो गई। अरे यार, इसका भाई आदमी सोना, अमीर आदमी तो चलिए तिजोरी में भरने के लिए रखता है। हिंदुस्तान के अंदर महिलाएं सोना क्यों खरीदती हैं? स्त्री धन इसको क्यों कहा जाता था? हम लोग अपनी महिलाओं, अपनी माँ और अपनी बीवी के पास सोना क्यों रखवाते हैं? इसलिए रखवाते हैं, भगवान न करे हमें कुछ हो जाए तो हमारी पत्नी भूखी तो न मरे। अब वो बेचारी जो है, पता चला सोना आज मैंने खरीदा जितने का, 3 साल के बाद उसकी कीमत जो है 12% बढ़ी और वो 20% का टैक्स दे दे, और जब आप खरीदें तो आप टैक्स दे दीजिए। मतलब हर जगह इन्होंने दुर्दशा मचा रखी है। हम रोड टैक्स वो भी दें, रोड टैक्स भी दें। अरे रोड टैक्स देते ही हैं रोड बनाने के लिए, फिर उसके बाद टोल टैक्स भी दें। मतलब पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को इन्होंने हर तरह से, अभी तो लोग समझ नहीं रहे हैं, शेयर मार्केट पे हर तरह के टैक्स लगा दिए। पूरे विश्व के अंदर शेयर मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स नहीं है ज्यादातर देशों में, हमारे यहां उसको बढ़ा दिया। अच्छा, केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं बढ़ाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है, पहले तो ये भाई हतोत्साहित करो लोग शॉर्ट टर्म में ना बेचें, अब आप लॉन्ग टर्म में बेचेंगे तो भी 12.5% का टैक्स देंगे। अब 20 साल रखें या 25 साल रखें तो भी आप देंगे। इसका मतलब यह है, आदमी जो एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहता है वो भी खत्म। आदमी कहेगा यार 20 साल बाद रखें, 6 गुना हो गया मेरा शेयर मार्केट में पैसा, अब उसमें मैं 12.5% का टैक्स दे दूं। ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, सोना बेचने पे टैक्स लगेगा, रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा। सीनियर सिटीजन को जो कांग्रेस सरकार में रेलवे में 50% का डिस्काउंट मिलता था, नहीं मिलेगा। बुढ़ों के लिए इनको कोई चिंता नहीं है, जवानों के लिए, युवाओं के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। इनको तो 5,000 करोड़ की अंबानी की शादी में जाके चांदी और सोने की तस्तरियों में भोग खाने की आदत है। किसानों के कपड़ों से इनको बदबू आती है। बिल्कुल, बहुत ठीक बात कह रहे सर आप। और युवाओं, किसानों, महिलाओं और
इस देश के आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, ये तो साबित हो ही गया है और पिछले 10 सालों से हम देख ही रहे हैं। तो आज हमने बजट पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरह से बजट को लेकर आज चर्चा है और संसद में लगातार हंगामा भी चल रहा है, संसद के अंदर भी और बाहर भी। इस पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।